Apex News, India, Northeast। नमस्कार, मैं हूं सानिया और आपकी स्वागत करती हूं अपेक्स इंडिया न्यूज में। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। शिलांग में नई लिंक रोड का उद्घाटन। शिलांग में ट्रैफिक कंजेशन कम करने के लिए आर्ट्स एंड कल्चर मिनिस्टर सानबोर शुल्लाई ने NEFA सेक्रेटेरिएट के पीछे कैंटोनमेंट एरिया में एक नई लिंक रोड का इनॉग्रेशन किया। 0.185 किलोमीटर लंबी इस सड़क को पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ने 3.36 करोड़ रुपए की लागत से बनाया है। ये रोड वन वे रहेगी और पेडेस्ट्रियंस के लिए अलग फुटपाथ भी बनाए गए हैं। मंत्री ने कहा कि इससे लगभग 15% ट्रैफिक कम होने की उम्मीद है। साथ ही शिलांग डॉकी रोड प्रोजेक्ट पर भी काम तेजी से चल रहा है। The general public, and it will also ease at least to 10 to 15% this traffic congestion. So first of all, I would like also to express my sincere thanks to the Almighty God who have given us a wonderful weather, a good weather department. And today, in this inauguration, the construction, the inauguration of the construction, including MBT of Ling Road. It means this Ling Road behind Nefas Ketret. This land belongs to the government of Arunachal Pradesh. Within cantonment area, Shillong, sanctioned for an amount of rupees 3 crore 36 lakh 18,000 under the state special plan assistance. This scheme was jointly initiated, like Elite Executive India has said, that it is the ground force, the ideas, the suggestion which we have discussed all together, right from the top official of the PUD and the top official of the government, and including me as the local MLA, where we have come up with one constructive idea that will approach the bypass. लबन में आग से खाली मकान जलकर खाक। लबन लास्ट स्टॉप के पास हरी सभा एरिया में शनिवार रात लगभग 10 बजे एक खाली असैम टाइप घर में आग लग गई, जिसमें पूरा मकान जलकर खाक हो गया।
बड़ा बाजार और नोंग थिम्माई से फायर टेंडर्स को बुलाया गया और आग को समय पर बुझा लिया गया। फायर ऑफिसर दिलीप राय ने बताया कि सबसे पहले आग को फैलने से रोकना जरूरी था। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। खासी नेशनल अवेकनिंग डे रैली के दौरान तनाव। खासी नेशनल अवेकनिंग डे के अवसर पर लबन में खासी स्टूडेंट्स यूनियन KSU की रैली के दौरान पत्थरबाजी की घटना से कुछ देर के लिए तनाव का माहौल बन गया। ये रैली 1829 में ब्रिटिश रूल के खिलाफ ऊ तिरोट सिंह के आंदोलन की याद में निकाली गई थी। सुरक्षा के लिए कुछ दुकानें बंद रहीं, लेकिन अधिकतर व्यापार नॉर्मल चलता रहा। पुलिस ने तुरंत स्थिति को कंट्रोल किया और रैली बाद में शांति से आगे बढ़ी। पाकिस्तान ने भारत को दी सख्त चेतावनी। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने भारत को चेतावनी देते हुए कहा है कि किसी भी मिसएडवेंचर का सख्त जवाब दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर भड़काया गया तो कोलकाता को टारगेट किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने भारत पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी का आरोप भी लगाया। तो मैं भारत के मुतल्लिक तो मैं यही कहूँगा, लेकिन इंशाल्लाह अगर उन्होंने दोबारा कोशिश की तो पहले से भी ज़्यादा ज़िल्लत उठाएंगे। जो पिछले साल जो कुछ हुआ उससे कहीं ज़्यादा ज़िल्लत उठाएंगे। और इस दफ़ा पहले तो कंटेन हुआ है कि 200-250 किलोमीटर के अंदर जो है जंग कंटेन हो गई। अब हम अंदर घर में घुस के मारेंगे उनको जो है इंशाल्लाह। ये मिलिट्री हिस्ट्री में आतंकवाद के खिलाफ किया गया अब तक का यह सबसे बड़ा ऑपरेशन था। यदि किसी प्रकार की नापाक हरकत पाकिस्तान की तरफ से हुई तो हमारे सैनिक उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे, जिसे वह कभी भूल नहीं पाएंगे। इस बार जो होगा वह अनप्रेसिडेंटेड एक्शन किया जाएगा हमारी आर्मी के द्वारा। ईरान का F-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के खिलाफ नया दावा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने एडवांस्ड F-35 लाइटनिंग II स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करने के नए तरीके डेवलप कर लिए हैं। ये मॉडर्न वॉरफेयर के लिए एक बड़ा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट माना जा रहा है। Systems can't spot. Let's break down exactly what went down. First, take a look at this beast. The Lockheed Martin F-35 Lightning II, the absolute boss of fifth-generation aviation. The U.S. dropped over $100 million a pop to design this thing to slip right past enemy radar and cruise into hostile territory without breaking a sweat. Its main job? Wiping out enemy air defenses and totally dominating the skies. And to pull that off, it uses the most insane, top-secret stealth tech on the planet. The F-35 had an 8-year combat streak, never shot hit, not even once. So the big question is, what is the ultimate weak spot of the world's most advanced fighter jet? How did Iran figure it out and do what even Russia and China couldn't? Look, nowadays, anti-aircraft systems mostly use two ways to guide their missiles: radar and heat-seeking. Now, the F-35 is an absolute master at dodging radar. Because of its crazy shape and radar-absorbing materials, its radar footprint is so tiny that billion-dollar missile systems like the S-300 and S-400 just can't lock onto it. The radar signal literally just doesn't bounce back. But every superhero has a weakness, right? The F-35 packs a single engine called the Pratt & Whitney F135. It's one of the most powerful fighter engines in the world. But with all that power comes a massive amount of heat. And that insane heat? That's its biggest flaw. The date was March 19th, 2026, 2:50 a.m. Central Iran. Instead of relying on radar for their modern defense, Iran was using something called an Infrared Search and Track System, or IRST. These systems scan the sky looking for heat signatures. And sure enough,
This system quickly picked up the super hot exhaust coming from the F-35's engine. The scariest part? IRST doesn't send out any signals of its own, so the F-35 pilot had zero clue he was even locked onto. Now let's talk about Iran's weapon. The missile used in this attack is believed to be the 358 missile, also known as the SA-67, and this thing is seriously sneaky. It's not your average surface-to-air missile. It's a weird mashup, half kamikaze drone, half missile. It flies super slow and just loiters around a specific area, flying in a figure-8 pattern. It has its own optical and heat sensors built right in. It basically just hangs out and waits. And the second it catches the heat of a jet, it pounces. The craziest thing is that the 358 can be guided by a network of infrared sensors on the ground. But hold up. Just because there was no radar warning doesn't mean the F-35 is a sitting duck when a missile is launched. This jet is packed with a super advanced distributed aperture system, or DAS. It's got 6 infrared cameras that give the pilot a full 360-degree view around the plane. The second that 358 missile hit the gas and its rocket motor started giving off heat, the DAS caught it and instantly gave a warning alarm in the pilot's headset. Now the pilot only has seconds to react. To break the missile's lock, the pilot yanks the jet into high G turns to confuse it. At the same time, the jet starts pumping out flares. The whole point is to trick the missile's sensor so it ditches the jet and chases those glowing flares instead. And it worked. The 358 missile falls for the flares, it still flies incredibly close to the jet. The moment the missile senses it's super close to the target, inside its lethal radius, it just blows up mid-air. The shockwave and high-speed shrapnel from that blast shred the F-35. It completely strips away the stealth coating and wrecks the flight control systems. It wasn't a direct hit that turned the jet into a fireball, and that's exactly why, even with massive damage, the pilot managed to pull off a safe emergency landing. Iran proved that you don't need $1 billion radar to bring down America's most advanced jet. So guys, what's your take on how modern warfare is shifting? Does the US need to completely rethink its playbook now? Let me know your thoughts down in पाकिस्तान से जुड़े सैबोटाज मॉड्यूल का खुलासा। सिक्योरिटी एजेंसीज ने भारत में पाकिस्तान लिंक्ड सैबोटाज मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है, जिसे मीरठ के साकिब अहमद द्वारा चलाया जा रहा था। ये ग्रुप आगजनी, रेलवे सैबोटाज और पॉलिटिकल टारगेट्स की रेकी करने की प्लानिंग कर रहा था। एटीएस ने लखनऊ रेलवे स्टेशन के पास एक बड़ी साजिश को फेल करते हुए गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार किया और 7 मोबाइल फोन्स जब्त किए। यूपी एटीएस को प्राप्त आसूचना के आधार पर एक गिरोह जो पाकिस्तानी हैंडलर से निरंतर संपर्क में था तथा देश विरोधी गतिविधियों को संचालित कर रहा था का अनावरण हुआ है। गिरोह के मुख्य सदस्य साकिब उर्फ डेविल पुत्र शकील अहमद निवासी मेरठ नाई का काम करता है। साकिब का परिचय मेरठ निवासी आकिब के द्वारा इंस्टाग्राम के माध्यम से पाकिस्तानी हैंडलर से करवाया गया था। आकिब के AK-47 के साथ कई वीडियो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं, जिसके संबंध में जांच की जा रही है। प्राथमिक जानकारी के अनुसार आकिब वर्तमान में दुबई में रह रहा है। इसके पश्चात साकिब पाकिस्तानी हैंडलर्स, विभिन्न कट्टरपंथी ग्रुपों तथा अफगानिस्तान के कई नंबरों से जुड़ गया था। यह गिरोह रेलवे सिग्नल बॉक्स को नष्ट करने, गैस सिलेंडर से भरे ट्रकों में आग लगाने और राजनीतिक व्यक्तियों की रेकी करने का काम करने में लगा था। अभियुक्तों के द्वारा कुछ स्थानों पर आगजनी घटनाएं अंजाम दी गई थीं, जिनके वीडियो पाकिस्तानी हैंडलर्स को भेजकर QR कोड के माध्यम से पैसे मंगाए जाते थे। पाकिस्तानी हैंडलर ओसामा बिन लादेन, फरुतुल्ला गोरी, कश्मीर मुजाहिदीन, गजवाई हिंद जैसे नामों का उल्लेख कर धर्म के आधार पर लोगों को भड़काने, वाहनों में आग लगाने के लिए उत्प्रेरित करते हुए आपराधिक षड्यंत्र रचता था। साकिब के गांव का रहने वाला अरबाब भी उसके साथ इस काम में जुड़ा हुआ है। साकिब तथा अरबाब द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से विकास गहलावत एवं लोकेश पंडित निवासी गौतम बुद्ध नगर को जोड़ा गया था। इस गिरोह के द्वारा गाजियाबाद, अलीगढ़, लखनऊ शहरों में प्रतिष्ठित संस्थानों, वाहनों व रेलवे सिग्नल बॉक्स की रेकी की गई थी तथा इसके विभिन्न पाकिस्तानी हैंडलर को वीडियो भेजे गए थे। दिनांक 2 अप्रैल को इस गिरोह के मुख्य सदस्य साकिब उर्फ डेविल द्वारा
लखनऊ रेलवे स्टेशन के पास रेलवे सिग्नल तथा अन्य रेलवे संपत्ति को आगजनी व विस्फोट कर नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई गई थी, जिसके कार्यान्वयन के पूर्व ही एटीएस टीम द्वारा गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों से 7 स्मार्टफोन बरामद हुए हैं, जिनमें महत्वपूर्ण साक्ष्य उपलब्ध हैं। गिरफ्तार अभियुक्तगण को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिनांक 5 अप्रैल से 5 दिवस की पुलिस कस्टडी रिमांड प्राप्त किया गया है। तमिलनाडु में ईस्टर का उत्सव। तमिलनाडु के तिरुपुर में क्रिश्चियन समुदाय ने ईस्टर को बड़े धूमधाम से मनाया। सेंट कैथरीन्स, सेंट जोसेफ्स और सीएसआई चर्च में विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित की गईं। ईरान से 345 भारतीय मछुआरे सुरक्षित निकाले गए। संघर्षग्रस्त ईरान में फंसे 345 भारतीय मछुआरों को सुरक्षित रूप से रेस्क्यू करके चेन्नई लाया गया। சேஃபாக தான் இருந்தோம். ஆனால் அங்கே அதிகமான 2 கிலோमीटर 3 கிலோमीटरலாம் ரொம்ப பாதிப்பட்டு இருந்துருந்தாங்க. பயந்து வாழ்ந்தோம். हम लोग ईरान से आए हैं। उधर अभी ये लड़ाई चल रही है ईरान इजराइल अमेरिका की। उधर बहुत बॉम्ब ऐसा फोड़ा जा रहा है और भारत सरकार को हम धन्यवाद है कि हम लोग को उधर से वापस लेके आया। उधर हम डरे हुए थे, अच्छा हुआ भारत सरकार को धन्यवाद। ईरान के एक प्रदेश में झड़प की खबर। ईरान के कोहगिलुये और बोयर अहमद प्रोविंस के देहदश्त क्षेत्र में झड़प की खबरें सामने आई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ एक्सप्लोजन्स हुए, जिसमें कम से कम 10 लोगों की मौत होने का दावा किया गया है। या खुदा! ईरान ने कुवैत के एक बड़े पावर और वाटर डिसैलिनेशन प्लांट पर हमला किया है, जिससे काफ़ी नुकसान हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्ट्री के अनुसार 2 पावर जनरेशन यूनिट्स को बंद करना पड़ा है। ईरान ने दावा किया है कि उसने यूएस पायलट के रेस्क्यू के लिए पहुंचे अमेरिकी सेना के 3 विमानों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। ईरानी सेना के दावे के मुताबिक दक्षिणी इस्फहान इलाके में 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और एक C-130 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट विमान को मार गिराया गया है। ईरानी मीडिया ने जलते हुए कथित मलबे की तस्वीरें भी जारी की हैं। वहीं अमेरिका ने तकनीकी खराबी की वजह से अपने एक विमान को खुद ही नष्ट करने की बात कही है। 3 अप्रैल को ईरान में एक अमेरिकी फाइटर जेट गिरने के बाद एक क्रू मेंबर को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था। पिछले 2 दिनों से ईरान के स्थानीय लोग भी अमेरिकी सैन्यकर्मी को खोज रहे थे। प्रशासन ने क्रू मेंबर को खोजने पर इनाम का ऐलान किया था। ये वो हथियार हैं जिन्हें बस्तर की पुलिस ने माओवादियों से हासिल किया है। कुछ हथियार उन्होंने अपनी मर्जी से समर्पण के दौरान दिए, तो कुछ पुलिस की कार्रवाई के दौरान उनसे छीने गए या बरामद हुए। देसी कट्टे और मोर्टार से लेकर बंदूक, राइफल और सुरक्षा बलों से लूटे गए उन्नत कार्बाइन भी इन हथियारों में शामिल हैं। इन्हीं हथियारों से भारत के एक बड़े हिस्से में समानांतर सरकार चलाने की कोशिश की गई। बीते कुछ सालों में सरकार की सख्त नीति और सुरक्षा बलों की कार्रवाइयों ने नक्सलियों और माओवादियों का तंत्र लगभग खत्म कर दिया है। 2 साल की पहले बात करेगा, 3 साल की पहले बात करेगा, 4000 की संख्या हुआ करते थे। ये 4000 की संख्या घटते जैसा अभी 5 दिन पहले डबल डिजिट में पहुंचा है। अभी मात्र सिंगल डिजिट में जो कैडर्स कुछ इलाके में, कुछ पॉकेट्स में संभवतः अभी भी प्रयासरत होगा किसी न किसी माध्यम से केदार में जुड़ने के लिए। 4000
भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने देश में नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म करने का जो लक्ष्य तय किया था उसे हासिल कर लिया है। और हमने लक्ष्य किया था कि 31 मार्च को नक्सल मुक्त करेंगे। मैं पूरी व्यवस्था होने के बाद देश को भी सूचित करूंगा, मगर मैं ऐसा बोल सकता हूं, धड़ल्ले से बोल सकता हूं कि हम नक्सल मुक्त हो गए हैं, ऐसा कहने में कोई तकलीफ नहीं। भारत के कई राज्यों ने 6 दशकों से ज्यादा समय में इस हिंसक आंदोलन की आंच झेली है। खासतौर से झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तेलंगाना इस हिंसक आंदोलन के केंद्र में रहे हैं। देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए काफी बड़ी चुनौती रहा है। अभी जैसा 10-12 साल के पहले की बात करेगा, लगभग 150 के आसपास जो जिला है पूरा देश के अंतर्गत 12 राज्य में नक्सल समस्या काफी उग्र थे, काफी इंटेंस प्रॉब्लम थे। बीते सालों में सरकार ने इसे खत्म करने के लिए कई स्तरों पर कोशिश की। इनमें स्थानीय लोगों को जोड़ना और उनकी बुनियादी समस्याओं की ओर ध्यान देना भी शामिल है। इसका नतीजा देश के चुनावों में इन इलाकों में हुए भारी मतदान के रूप में भी नजर आया है। माओवादियों के लिए ऐसे हालात में संघर्ष को जारी रखना मुश्किल हो गया। कि जो शीर्ष माओवादी कैडर कभी पुलिस की पकड़ में नहीं आते थे और एनकाउंटर शुरू होने के साथ एक सुरक्षा ढाल बनाते हुए बाहर निकल जाते थे, उनकी घेराबंदी होने लगी। और यही हुआ कि पिछले 2 सालों में देखिए कि करीब 550 के आसपास माओवादी कैडर ऐसे ही मुठभेड़ के दौरान मारे गए या घायल हुए। तो इससे ये पता चला वो जो एक माओवादियों का एक पूरे क्षेत्र में एक प्रभाव था कि उनके लीडर्स तक, उनके सैन्य दस्तों तक पहुंचना नामुमकिन है। ये दबाव, ये जो माहौल था, ये खत्म हुआ और इसका असर सीधा निचले कैडरों पर पड़ा, उनमें दहशत हुई। हिंसा का रास्ता छोड़ने वाले माओवादियों को मुख्य धारा में लाने के लिए भी सरकार ने कदम उठाए हैं। इन्हें न सिर्फ भारत का संविधान और मोबाइल फोन भेंट में दिया जा रहा है, बल्कि कौशल विकास केंद्रों के जरिए रोजगार के लिए सक्षम बनाने की भी कोशिश है। महिलाओं ने बंदूक छोड़कर सिलाई मशीन पर काम शुरू कर दिया है, तो पुरुषों को ड्राइवरी से लेकर तमाम तरह के दूसरे काम सिखाए जा रहे हैं। 27 महीने में 2700 माओवादियों ने पुनर्वास का रास्ता चुना। ये आंकड़ा ही बताता है, ये अब तक देश में सबसे ज्यादा एक निर्धारित समय के अंदर पुनर्वास या वापसी का विकल्प या सरेंडर का विकल्प चुनने वाले लोगों की संख्या है। और जब ये निचला कैडर जब इस पुनर्वास का विकल्प चुनने लगा, नई पॉलिसी लाई गई और उस पॉलिसी के जरिए वो बेनिफिट्स भी दिए गए कि अगर स्थानीय लोग आते हैं तो वो वापस समाज में कैसे बेहतर जिंदगी जिएंगे, उसका विकल्प दिया गया। तो इन सारी चीजों ने काम किया। बंदूक छोड़ने वाले माओवादियों ने मान लिया है कि हिंसक आंदोलन चलाते रहना संभव नहीं है। वे इस संघर्ष को अब विचारधारा, बातचीत और राजनीति से जारी रखने की बात कह रहे हैं। मुमकिन है कि आने वाले सालों में चुनावी राजनीति के जरिए वे जनता के सामने होंगे। जंगल और जमीन के लिए संघर्ष तब शायद एक नए रूप में सामने आएगा। That's all for today. Namaskar. Jai Hind. Apex News, India, Northeast.